गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने बताया था कि फॉरेन पॉलिसी का यानी संबंध बनाने का मूल बेस क्या होता है? राष्ट्रीय हित। संबंध बनाने का मूल जो बेस होता है वो राष्ट्रीय हित होता है। और बच्चों, राष्ट्रीय हित का एक आयाम हमने बता दिया था सामरिक, और दूसरा आयाम आपको बताना था रक्षा, डिफेंस यानी सैन्य। जो सैन्य, दूसरा आपको बताना था कि सैन्य इंटरेस्ट क्या होता है। और बच्चों जरा देखो कि इंटरेस्ट का पार्ट कहा भी जाता है। देखो, कहीं भी आप शॉप पे जाओगे, आपको बिस्किट मिल सकता है, टूथपेस्ट कोई दे सकता है, दूध दे सकता है। किसी शॉप पे जाके तमंचा उससे मांगो, यानी बात याद रखना। स्ट्रेटजिक रिलेशंस में डिफेंस का बड़ा रोल है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि एक तो कोई किसी को देता नहीं। तो बहुत ध्यान से इस बात को देखना, अगर किसी व्यक्ति के पास पिस्तौल है, वो कभी किसी को दूसरे को देखने को नहीं देता कि भैया देख लो, क्योंकि एक तो पिस्तौल आपको तब देगा जब बहुत आपके ऊपर ट्रस्ट हो, क्योंकि उसको हमेशा थ्रेट होता है कि भाई किसी को हमने पिस्तौल देखने के लिए दी और उसने उलट के मार दिया। इसलिए बच्चों याद रखो, बंदूक देना, गन देना और उसके फिर वेपन्स एम्यूनेशन देना मोस्ट सेंसिटिव रिलेशन आईआर माना जाता है। इज मोस्ट सेंसिटिव रिलेशन। इसीलिए आप देखोगे कि डिफेंस रिलेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिफेंस रिलेशन, जैसे हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशन के मल्टीपल डायमेंशन देखे, वैसे डिफेंस रिलेशन के भी मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। व्हाट आर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ डिफेंस रिलेशनशिप? उसमें पहला होता है साझे सैनिक अभ्यास। जिसमें होता है ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज। देखो, ये इनिशियल होता है। भाई देखो, हमारे यहाँ अब कई कई दोस्त ऐसे होते हैं, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे। इससे मैंने कहा कि संबंध गहरे भी हो सकते हैं, छिछली भी हो सकते हैं। आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो रोज ही, कई बार हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कई दोस्त मिलते हैं, हेलो हाय होता है। ये दोस्ती है, ठीक है, कभी चाय पी रहा उनके साथ। न वो मेरा घर जानते हैं, मैं उनका घर जानता हूँ, न मेरा नंबर जानते हैं, न उनका नंबर जानता हूँ। हमारे कई से दोस्त होते हैं, दैट इज सेलो रिलेशन। लेकिन इसका मतलब है जब किसी के साथ डिफेंस पार्टनरशिप होती है तो हम ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे देखो, क्यों बच्चों, ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज कई फायदे होते हैं। एक तो आप याद रखो, पहला कि हम ऐसे ही देश के साथ ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं जो हमारा ट्रस्टेड होता है, क्योंकि बाकी जो हमारे दुश्मन राज्य हैं उनके साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने वेपन्स भी उनको दिखाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमारे विरोधी है। इसे बच्चों कभी बंदूक रखना, लेकिन अपने दुश्मन को हवा नहीं लगने देना कि आपके पास कितनी बंदूक है। ये बहुत स्ट्रेटजिक पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बंदूक तीन रखना, दिखाना एक ही। और हमारे बच्चे बड़े भोलेपन में, कई लोग क्या करते हैं, बंदूक रखा है, एक भी बंदूक है, वो चली नहीं पाई, बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए बात ध्यान रखने की है कि डिफेंस एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, किसके साथ करते हैं। दुश्मन के साथ तो कर नहीं सकते, करेंगे किसके साथ, दोस्तों के साथ करेंगे। उससे सीखते क्या है, बड़े सारे डिफेंस इक्विपमेंट सीख लेते हैं। अब मान लो अमेरिका के साथ आप देखोगे, इनकी देशों के साथ भारत डिफेंस की एक्सरसाइज करता है, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ। आपने कभी न्यूज़ नहीं सुना होगा पाकिस्तान के साथ हमने डिफेंस एक्सरसाइज किया, श्रीलंका के साथ हम करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, हाँ कभी एक बार आया था चाइना के साथ, हैंड इन हैंड हमने वो छोटा मोटा डिफेंस एक्सरसाइज था दोस्तों। कई बार विदेशों में जाके वो हुआ क्या था कि हमारे 10-5 सैनिक आ गए, चीन के 10-5 सैनिक आ गए। वो केवल आतंकवाद के विरोध में एंटी टेरर एक्सरसाइज उन्होंने किया था। तो वो तो बिल्कुल नगण्य किस्म का था, दैट वाज अ सेकेंडरी ऑब्सलीट। वो तो अपने आप में प्रभावी था नहीं। इसलिए जब हम डिफेंस, ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप में इससे क्या फ़ायदा होता है। एक तो हमें बड़े सारे वेपन्स चलाने सीखने होते हैं, और एक ट्रेनिंग का मौका मिलता है, उनके ऑफिसर के साथ हम काम करते हैं। और दूसरा, अगर साथ में एक्सरसाइज हमने कर रखा है तो कभी मान लो वार हो गया, दोस्तों आप याद रखो,
हम वार करना नहीं चाहते। पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है साम दाम से अपने काम निकाल लेना। देखो दोस्तों, पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है। वार इज लास्ट ऑप्शन। क्योंकि बच्चों, कई बार लोग भावनात्मक हो जाते हैं, ये हमें फॉरेन पॉलिसी में सीखना है। हम क्या सोचते हैं, चलो चीन से लड़ ही लेते हैं, पाकिस्तान से लड़िए। ना ना बच्चों, याद रखना, सवाल ये है, बात बहुत ध्यान से रखना, लड़ना पर्पज है नेशनल इंटरेस्ट, बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज आवर ग्रेटर पर्पज, दैट नेशनल इंटरेस्ट। पर पता चला बिला वजह लड़के इतना फायदा हो सकता है, सोचा नुकसान हो गया। इसे इसीलिए वार इज नॉट एन ऑप्शन, वार इज लास्ट ऑप्शन। तो कई बार क्या होता है, देखो दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी में, हमारी विदेश नीति में, न तो हमारा पर्पज लड़ना है, न हमारा पर्पज मोहब्बत करना है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ काम करना है। इस वजह से कई बार होता है कि जब मान लो कहीं फ्यूचर में वॉर हो गया चाइना के साथ, तो अगर अमेरिका और भारत के सैनिकों के बीच में लगातार एक्सरसाइज है, तो वहाँ भी हेल्प मिल जाती है। और तीसरी बात, आप जानते हो दुनिया में अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स है। अब हमारे पास तो रेगिस्तान भी है, दुनिया कई से छोटे छोटे देश हैं, उनके पास सुविधा है ही नहीं है। तो आप जानते हो सिंगापुर हमारे साथ डिफेंस एक्सरसाइज करता है। सिंगापुर के एयरफोर्स के पायलट को इंडिया ट्रेन करता है। क्यों ट्रेन करता है? कि भाई सिंगापुर छोटा सा देश है। सिंगापुर में कभी जब फाइटर जेट उड़ता है तो दूसरे की सीमा में चला जाता है, दूसरा देश मार गिरा देगा। और हमारे यहाँ तो 26 जनवरी पे, याद रखना, जो फाइटर आता है वो सीधे आता है जोधपुर से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है। जोधपुर से जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा, लाइन लेंथ से जैसे लेगा, दिल्ली क्रॉस हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, याद रखना कि हम डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हम इंस्ट्रूमेंटों को देख पाए, एक दूसरे के जोग्राफी से परिचित हो पाए। क्योंकि हो सकता है जो इंडिया में जोग्राफिकल फीचर हो वो दूसरे देश में ना हो। तो हमारे यहाँ जंगल वारफेयर का भी मामला बनता है। हमारे यहाँ चंबल जैसे बीहड़ भी हैं। हमारे यहाँ माउंटेनियर वॉरफेयर का मामला, हिमालय जैसा माउंटेन है। तो हमारे हर किस्म की कंडीशन उपलब्ध है। बाकी इंडियन ओशन तो ही है, हिंद महासागर तो ही है, इसलिए सैनिक अभ्यास होता है। ये रिलेशन का अच्छा आधार है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, अधिकारियों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ डिफेंस ऑफिशियल्स। अधिकारियों का आदान प्रदान, बच्चों बस सीधी सी बात है, हमारे डिफेंस ऑफिसर जाते हैं यूएस में ट्रेनिंग के लिए, और हम ट्रेनिंग देते हैं अफ्रीकन देशों को। बहुत लॉजिकल है। इसे आईआर, देखो दोस्तों, अगर आपने साइंस टेक पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, हिस्ट्री, उसी को मिला दो, सब आईआर बन जाता है। तो लॉजिकल बात है, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। भाई अब सोचो, जरा सोच के देखो, हम अमेरिकन को ट्रेनिंग नहीं देंगे, अमेरिका से ट्रेनिंग लेंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, और हम अफ्रीकन को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे डिफेंस एकेडमी में अफ्रीकन भी कैडेट आते हैं। अभी पुणे में डिफेंस पास आउट हो रहा था, तो उसमें अफ्रीका के कैडेट भी थे। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अफ्रीका कैडेट आते हैं। अधिकारियों का विजिट होता है, वही अधिकारी विजिट आएंगे, प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, और बाकायदा एक दूसरे को समझते हैं लोग। तीसरा होता है, फिर तीसरा अगला इंपॉर्टेंट क्या है, हथियारों खरीद, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और इंडिया कंडीशन में तो इम्पोर्ट ज़्यादा है। इम्पोर्ट ऑफ यानी सैन्य सामग्री का आयात। सैन्य सामग्री का आयात, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो बच्चों, हम इंपोर्ट भी करते हैं, और स्वाभाविक रूप में इंडिया तो अभी कोशिश कर रहा है कि हम भी एक्सपोर्ट करें। लेकिन जरा सोच के देखो, राफेल किससे खरीदे हैं? फ्रांस से। तो डिफेंस यानी सैन्य सामग्री का आयात जिसके साथ है, फिर तो रिलेशन और गहरा हो गया। यानी ऊपर से जैसे नीचे आ जाओगे, रिलेशन ज़्यादा डीपर होता चला जाएगा। अब किसी के साथ केवल सैनिक अभ्यास है तो आप समझ लो छिछले रिलेशन है। अब किसी के साथ सैनिक अभ्यास भी है, अधिकारियों के एक्सचेंज भी है, और देन उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सैन्य सामग्री का आयात भी कर रहे हैं। तो समझ लो कि रिलेशन आर गेटिंग मोर डीपर।
और इंडिया के मामले में तो स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसे देखो, फ्रांस से राफेल हमने खरीदा, तो मोदी जी फ्रांस के 26 जनवरी कार्यक्रम में गए और फ्रांस को बुलाया। ये मेरे बच्चों, तो बिला वजह हम किसी को बुलाते बुलाते नहीं, याद रखो। अब ये नहीं किसी के यहाँ जाओ, जाने का पर्पज होना चाहिए। कई बार कोई हमारे यहाँ आता है, उसे पूछो भैया क्यों आए हो, तो हाल चाल लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई काम होता तो जाओ। और दोस्तों, आईआर में बिला वजह कोई कहीं नहीं जाता। अब ये नहीं कि किसी ने 2 लड्डू खिला दिया, जाके शादी में नाग नागिन बन गए। क्या करने गए वहां पे? अरे पहले देखो यार, कुछ काम वाम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसे बच्चों, विजिट बड़ी प्लान्ड होती है ना, काम की कोई विजिट नहीं होती। तो फ्रांस का आना लॉजिकल है, और फ्रांस से जितनी संख्या में राफेल हम खरीद रहे हैं उतना कोई और देश खरीद ही नहीं सकता। 2023 में इंडिया बिकेम द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। 2023 में भारत हथियार खरीदने वाला सबसे दुनिया का बड़ा देश हो गया। तो सोचो, हथियारों के सबसे बड़े बाजार है। अब रसिया भी चाहता है हमारे हथियार खरीद ले, फ्रांस चाहता है हमारे हथियार खरीद ले, अमेरिका चाहता है हमारे हथियार खरीद ले। आज के देश में दोस्त ऐसा नहीं है कि लोगों का दिल बदल गया है भारत की तरफ, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। रिलेशन बड़े रीजन पे होते हैं, इसलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ आईआरएस को सीखो। ये दिल का मामला, दिल को पागल मत बना के रखो, दिमाग को उसमें नियंत्रण रखो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में तो ये हम देखते हैं। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, और जिससे हम डिफेंस इक्विपमेंट लेंगे, अब लॉजिकल है, चीन से लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, दुश्मन से क्यों लेंगे। इसका मतलब बच्चों, जिसके साथ हम डिफेंस रिलेशन बनाते हैं, जिसके साथ हम डिफेंस इक्विपमेंट लेंगे, आपको क्या लगता है वो रिलेशन 1 साल का है, 2 साल का है? नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अब इसमें बताओ जी बच्चों, अरे भाई अमेरिका के साथ हम डिफेंस रिलेशन ले रहे हैं, ग्लोब मास्टर लिया, हरकुलिस लिया, जरा सोच के देखो, उस डिफेंस इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी आ गई, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, तो कहाँ से मंगाएंगे? अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। रसिया से सुखोई ले रहे हैं, तो अगर मान लो उसमें कभी रिपेयर की बात आई, तो रसिया से इंजीनियर आके तब उस प्लेन को रिपेयर करता है। अब फिर हम किसी से लेना चाहते हैं? अमेरिका से, इसराइल से। इसलिए बच्चे याद रखना, जिसके साथ हमारे डिफेंस पार्टनरशिप होती है, उसके साथ हमारे रिलेशन कितने साल के होते हैं? कम से कम 20 साल। क्योंकि अगर एक राफेल हमने लिया, एक फाइटर जेट लिया, तो फाइटर जेट की जो लाइफ है 20 ईयर्स है। तो 20 साल तक उस फाइटर जेट को रखेंगे। इसीलिए बच्चों, अब लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस का भारत रूस संबंधों पर क्या फर्क पड़े। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब केवल धमाचा पड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने कश्मीर पर बोल दिया अरे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। डिफेंस देखो, अब संबंध 1 साल में नहीं बदलता। डिफेंस रिलेशन आप सोच लो, रसिया के हमारे संबंध 20 साल से लगातार चल रहे हैं। इसराइल बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट। और स्वाभाविक रूप में अब आप कहोगे सर, मान लो कभी आने वाले समय में भारत इतना बड़ा देश बन जाए, हमारे डिफेंस मामला बन जाए, हम दुनिया से डिफेंस का इम्पोर्ट करना बंद कर दे। दोस्तों, अभी ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा होने में भी 2050 वर्ष तक लग सकता है। और दूसरी बात, हम बना भी लेंगे तभी तो इतने एडवांस वेपन्स नहीं होंगे। तभी देखो कि चाइना क्या है, इतने बड़े हथियार प्रोड्यूस करता है, फिर भी रसिया से लेता है, बिकॉज रसियन वेपन्स आर मोर एडवांस इन नेचर। रसियन वेपन्स तो ज़्यादा एडवांस है। इसीलिए हमें डिफेंस की रिलेशनशिप सबसे तगड़ी होती है। इसी बच्चों, एक बार कभी न्यूज़ में आ गया कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कोई झगड़ा हो गया। आज देख लेना, दुनिया में जो सबसे पक्के रिलेशन है, जैसे आप दोस्ती कह लो, याद रखो बच्चों, दुनिया में जो सबसे पक्के रिलेशन है वो डिफेंस रिलेशन ही है। अमेरिका इसराइल, अमेरिका सऊदी अरेबिया, अमेरिका ब्रिटेन, इंडिया यूएस, रसिया इंडिया। इसमें एक फैक्टर कॉमन है, डिफेंस और डिफेंस। बड़ा लॉजिकल है। इसलिए बच्चों, डिफेंस पार्टनरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा आधार है। तो भाई, जो हमारे हथियार बेचेगा, स्वाभाविक रूप में उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अब ये तो आप समझ ही सकते हो कि पीएम अगर भूटान जा रहे हैं, तो भूटान तो हमें कुछ डिफेंस में देगा नहीं, उल्टा हम भूटान को देंगे। श्रीलंका मालदीव को तो हमने दे रखा है, वो हमें थोड़ी देंगे। अरे भाई बच्चे देखो, ये बात छोटी सी है। अब ये बात तो लॉजिकल है, इसलिए कहीं रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। अब मान लो कि मैं कहूँ, मैं रतन टाटा को, मैं अंबानी को पैसा दूंगा कि भैया आप शादी करवा लो अच्छे से जामनगर में, ये बात तो हंसने वाली हो जाएगी। हम आप क्या पैसा देंगे अंबानी को शादी अच्छे से करवा लो?
इसीलिए बच्चों, भूटान हमें थोड़ी देगा, हम भूटान को देंगे। श्रीलंका में थोड़ी देगा, हम श्रीलंका को देंगे, लेकिन हम अमेरिका को नहीं देंगे। जरा सोच के देखो, हम जर्मनी में कौन सी कार बेचेंगे? वहाँ तो खुद ही ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, तो हम क्या वहाँ जाकर करेंगे? तो बच्चों, ये बात लॉजिकल बातें होती है लास्ट में। अब जरा याद रखो, सबसे गहरा रिलेशन क्या होता है? क्योंकि याद रखो, मान लो कि हथियारों खरीद बिक्री तो 10 साल चल गया, 20 साल चल गया, लेकिन कई बार भारत जैसे देश के लिए ये बड़ा चैलेंज है बच्चों। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, नाउ वी आर क्लेमिंग दैट वी आर मेजर पावर, हम एक महाशक्ति दावा कर रहे हैं। और वैसी कंडीशन में हथियारों पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। इसे भारत का प्लान क्या है? अच्छा देखो, सबसे काम चीज लेके अपने इंडिपेंडेंट बन जाना। और इसीलिए भारत क्या कर रहा है नाउ, इसका मतलब कई देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, हथियारों का साझा उत्पादन। ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स देखिए, और दोस्तों देखो, हमारा ज्वाइंट प्रोडक्शन किसके साथ है? रसिया के साथ है। अभी यूएस ने कहा है कि हम जेट इंजन भारत में बनाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ मामला बच्चों। इतना ही करंट अफेयर होता है। यानी अभी तक यूएस का हमारे साथ कोई ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन अभी यूएस ने कहा है कि भाई हम जेट इंजन बनाएंगे। और आप जानते हो बच्चों, जेट इंजन अगर बन गया तो सारा तेजस में जेट इंजन हम लगा देंगे, और तेजस बिल्कुल झूम से उड़ेगा 90 डिग्री पे। इसलिए बहुत ध्यान से देखा होगा, भारत एक बड़ा महाशक्ति है रे मेरे बच्चों। देखो, अगर मेजर पावर है, उधार के तमंचे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर मेजर पावर है तो हमारे पास अपनी पावर होनी चाहिए, अपना प्रभाव होना चाहिए। इसीलिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं? रसिया से भी ले लें, अमेरिका से भी ले लें, और फिर उसके बाद अपना सिस्टम डेवलप कर लें। इसीलिए हम क्या करते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स करता है, और वो अमेरिका के साथ अभी शुरू करने वाले हैं, रसिया के साथ पहले से है, फ्रांस के साथ पहले से है, इसराइल के साथ पहले से है। अब इन 4-5 देशों के साथ हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं। अगर सोच के देख लो, फिर तो इनके साथ रिलेशन और गहरे हैं। इनके साथ तो वी हैव ए मोर डीपर रिलेशन विद दीज कंट्रीज। इसलिए बच्चों, याद रखना, और ये बिल्कुल फेविकोल के रिलेशन है, ये हिलने वाले नहीं। ये फेविकोल के जोड़ है। इनका आंधी तूफान पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। इसीलिए कई इस प्रकार के सदाबहार एवरग्रीन, जब हम इस शब्दों का प्रयोग करते हैं संबंधों में, कि विशेष मायने हैं। कुछ लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं। कोई ऐसे दोस्त लेकर क्या करेंगे? ये दोस्त डिफेंस वाले मौसम की तरह बदलने वाले नहीं है, सदाबहार है। सदाबहार मतलब जानते हो? एवरग्रीन। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, ठंडी आए, गर्मी आए, ये हमेशा हमारे साथ है। इसलिए बच्चों, कई बार रिलेशन को चेंज होते हैं, कई रिलेशन तो बिल्कुल एज इट इज होते हैं। तो कल के लिए मान लो अमेरिका ने कुछ भारत के खिलाफ कह दिया, भारत ने कुछ अमेरिका के खिलाफ बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्योंकि मामला डिफेंस का है, मामला डिफेंस का है। इसलिए भारत अब जितने एक साथ हमारे डिफेंस पार्टनरशिप, याद रखना बच्चों, ये फेविकॉल कब तक चलेगा? 20 साल के पहले तो हटेगा ही नहीं। 20 साल के पहले हट थोड़ी सकता है। इसका मतलब पहला, इसलिए राष्ट्रीय हित का मतलब क्या है? कि जो भी हमारी रक्षा की आपूर्ति कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा हितों को बना रहा है, हमारा दोस्त है। जो खतरा पैदा कर रहा है, दुश्मन है। क्राइटेरिया तो सीधा है। अब उसमें ये थोड़ी है किसी का विचार कैसा है। नहीं, चीन को इस बात पे आपत्ति थोड़ी है कि चीन तानाशाही शासन करता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। मामला तो यहाँ पे है कि चीन हमको ठांसने का प्रयास करता है, आंखें दिखाता है। और दोस्तों, कोई पड़ोसी हमें आंखें दिखाए, और कोई पड़ोसी कहे भैया आपकी जमीन मेरी जमीन है, हम क्या करें? उसे प्यार मोहब्बत करें, या दोस्तों पेटुआ दबा दें उसका? ये मामला तो है। अब बच्चों देखो, ये डिफेंस हो गया। अब जरा राष्ट्रीय हित के दूसरे आयाम देख लें, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के। ये तो संबंधों के मेन आयाम है, पहले सामरिक, फिर सैनिक। तीसरा आयाम क्या है? पॉलिटिकल, राजनीतिक। जो राजनीतिक संबंध, और फिर या कर सकते हो व्यापारिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है। चलो हम अगला आयाम देख लें। राष्ट्रीय हितों का अगला आयाम क्या है? आर्थिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें जरा देख लें,
इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और दो बच्चों, आजकल की दुनिया भाई एक अर्थ प्रधान दुनिया है, इकोनॉमी की दुनिया है, और कहा भी जाता है कि इकोनॉमिक का मामला बड़ा होता है। लेकिन बच्चों, कई बार हम ये सोच लेते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ के कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करता है। ऐसा नहीं होता बच्चों, हम अपोजिट मानते हैं। हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को डिटरमाइन करती है। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, चाइना का व्यापार भारत के साथ ज़्यादा है, चाइना का ट्रेड तो हमारे साथ ज़्यादा है, लेकिन उसकी यारी पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि सामरिक संबंध है, रक्षा के संबंध है। इसलिए बच्चों, इकोनॉमिक्स पढ़ के पॉलिटिक्स समझना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले कहते रहे भैया इकोनॉमिक्स पढ़ के मामला नहीं बनेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया बच्चों। अब जापान और चाइना के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन भी है कि $400 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन उसी चाइना जापान के बीच में झगड़ा मचा हुआ है, सिंगापुर लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट मचा हुआ है। जरा सोच के देखो, इंडिया चाइना अगर इकट्ठा हो जाए ट्रेड में तो दुनिया में बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, लेकिन मामला विवाद का है। इसलिए बच्चों, इकोनॉमिक रिलेशन महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण होता भी है, इसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कई बार अगर सामरिक मामला गड़बड़ा गया, पॉलिटिकल मामला गड़बड़ा गया, इकोनॉमिक्स फिर कुछ कर नहीं पाती। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन कैसे होते हैं, तो आप देखो इकोनॉमिक रिलेशन के आयाम क्या है। तो अगर जरा सोच के देखो, किसी देश के साथ ही हमारे सारे संबंध होंगे तो सबसे मजबूत होंगे, और केवल एक पार्ट होगा तो थोड़ा शैलो होगा। अमेरिका, इसलिए बच्चों, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, रसिया के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन क्यों हैं? क्योंकि सारे डायमेंशन है। इसीलिए अमेरिका और भारत के बीच का संबंध कैसा है? अरबाज खान और सलमान खान जैसा। इस समय तो ऐसे ही है, तो रिलेशन है। और भारत चीन के बीच कैसा है? मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान जैसा। तो चीजें आपके ही संबंध के इर्द सारा इंटरनेशनल रिलेशन है। आर्थिक संबंध क्या है? इकोनॉमिक रिलेशन क्या है? पहला, आयात निर्यात। भाई देखो, व्यापार तो होगा ही, किसी देश के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, किसी के साथ इंपोर्ट करते हैं, ये चीजें सबके साथ चलती हैं। और आप जानते हो कि जिसके साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ ट्रेड फायदे में हम रहते हैं। जैसे अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, चाइना में हमारा एक्सपोर्ट कम है, इसलिए ट्रेड डिफिसिट में हम। तो आर्थिक रिलेशन में क्या होता है? व्यापार। आर्थिक संबंध में क्या होता है? ऊर्जा का आयात, यानी तेल गैस का आयात, कि भारत निर्यात तो नहीं कर पाता, यानी इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, ये भी इकोनॉमिक रिलेशन है। अभी आप देखोगे बच्चों, अभी यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, और देखो इकोनॉमिक्स सीधी कहती है, इकोनॉमिक्स में कोई वैसे मॉरलिटी होती नहीं, भाई इकोनॉमिक्स सीधी होती है। भाई यूक्रेन रसिया लड़ रहे थे, और मेरे बच्चों, यूक्रेन रसिया लड़ रहे थे तो उसमें इंडिया ने क्या किया? रसिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रसिया ने कहा भाई देखो हमारा तेल सस्ता है। सऊदी अरेबिया और यूएई से तेल खरीदने महंगा पड़ता था, तो भारत अपना गैलन वगैरह लेकर गया और रसिया सारा तेल खरीद लाया। अब पूरी दुनिया ने हाथ पाँव मचा दिया, ओ माई गॉड, इंडिया डेमोक्रेटिक है, उसके बावजूद रसिया से तेल खरीद रहा है। बताओ, रसिया लोकतंत्र को नहीं मान रहा है, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, इंडिया को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। अरे बच्चों, आप देख लो, आप लोग मार्केट में जाते हो तो मार्केट में किससे कोई सामान लेते हो? अपने परचेस से, या जहाँ चीप एंड बेस्ट मिले? मेरे दोस्तों, मार्केट में जाना तो अपने ये मत ढूंढना मेरा परिचित कौन है। मार्केट में कोई रिलेटिव नहीं होता, जो भी सामान सस्ता देगा वो अपना है। तो हमारे बच्चे देखो, हमारे बच्चे स्वाभाविक रूप में खान सर से क्यों जुड़ गए? तो अब खान सर कह रहे थे भाई चलो 5,000 में पढ़ लो, तो बच्चों को लगा यार ये तो सबसे अच्छा तरीका है, यही चीप एंड बेस्ट है। ऐसे ही रेशनल डिसीजन किया जाता है। इसका मतलब है, अब इसीलिए दोस्तों, संबंधों में बनाने में क्या इकोनॉमिक्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए? अब कभी दोस्ती उसी कर रहे देख ले और अगला आदमी कमा रहा है, क्या तुम्हारी चाय पीता जाएगा? कमाने वाले आदमी से शादी ब्याह करो, फुक्कड़ तुम भी फुक्कड़ वो भी, और दोनों उसके बाद झाड़ू चली गए आपस में, क्योंकि यार पहले नहीं समझा। इसीलिए मेरे बच्चों याद रखना, तेल गैस का आयात तो भाई जहां सस्ता मिलता है वही हम लेंगे,
तो उसमें कौन सा भाईचारा है? भाई सस्ता बिकता है, उसमें कोई भाईचारा रखने की आवश्यकता थोड़ी है। तीसरी बात, और अब देखोगे उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इतनी ही बात नहीं है। तेल गैस का आयात निर्यात, तेल गैस, उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसा कर लिया, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए, मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया जाए। ये भी हम कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बच्चों इसका सीधा मतलब है कि भाई उस देश का सामान हमारे यहाँ आएगा तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारा सामान उस देश में जाएगा टैक्स नहीं लगाएंगे। इधर फ्री ट्रेड में अभी इंग्लैंड के साथ बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कर लिया है, यूएई के साथ कर लिया है। इसका मतलब है यूएई का कोई सामान आएगा तो भारत में टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, सस्ता होगा, सस्ता होगा तो बिकेगा। लेकिन मामला इतना नहीं है, बाकायदा उसकी लिस्ट बनाई जाती है कितनी वस्तुओं पर हम व्यापार करेंगे और कितनी वस्तु पर कितना टैक्स लगाएंगे। फ्री ट्रेड का मतलब जीरो टैक्सेशन, लेकिन व्यवहार में हकीकत में ऐसा होता है कुछ ही वस्तु पे जीरो टैक्सेशन चलता है। यानी हमने कह दिया कुछ 10-20 वस्तु है उस पर जीरो टैक्सेशन चलेगा, बाकी कितना टैक्सेशन रहेगा? मैक्सिमम 5%। तो मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा भारत इंग्लैंड से, तो मान लो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम 500 वस्तुओं पर व्यापार करेंगे, 500 आइटम्स पे व्यापार करेंगे। अब 500 गुड्स या आइटम्स पे अगर हम व्यापार करेंगे, हम क्या करेंगे? इसमें क्लासिफाई कर लेंगे भाई, चलो 100 सब्जेक्ट क्या होगा? नो टैक्स, ड्यूटी फ्री। उसके बाद 200 ऑब्जेक्ट क्या होंगे? उसके बाद हमने कह दिया भाई चलो ये पे जीरो टैक्स। नो टैक्स का मतलब है जीरो टैक्स। इस पे क्या कर दिया? 2% लगा दिया। बाकी 200 वस्तुओं पर क्या कर दिया? 5% लगा दिया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मैक्सिमम टैक्सेशन होता है 5%, और कुछ वस्तुओं पे कर देते हैं जीरो। और आप जरा सोच के देख लो, अदरवाइज आप देखोगे कि कई बार अमेरिका से हमारे यहाँ हार्ले डेविडसन आती है, हार्ले डेविडसन पर इंडिया 100% टैक्स लगाता है। कई बार अमेरिका से आने वाले बड़े सारे सामान हमारे महंगे होते हैं। यूरोप से आने वाली शराब, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग बहुत बड़ा टैक्स लगाती है। इसलिए आप देखो यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में थोड़ी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोप कह रहा है भाई हमारी शराब भी ले जाओ। हमने कहा यार अभी तो ठर्रा पी के लोग मर रहे हैं, ठर्रा मतलब देसी दारू, अभी तो लोग पन्नी पी के मरे जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो इस पर टैक्स हटा दो। टैक्स हटा दो, सारे लोग विदेशी पी के पगलाएंगे। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। इसलिए बच्चों याद रखना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होंगे? समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता भी कर सकते हैं, सीपा भी कर सकते हैं। ये आर्थिक संबंध है, समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बात याद रखना। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है भाई? मुक्त व्यापार का अगला स्टेज है। इसलिए आप देखोगे जिन देशों के साथ हमारे सीपा के समझौते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना के साथ देखो, चाइना कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर जिसके साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टनरशिप ही खराब है तो उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करेंगे? इसका मतलब बच्चों अगर ये क्राइटेरिया, आपको डिफेंस पता हो, स्ट्रेटजिक पता हो, पूरा आई आर तो 2 क्लास में खत्म हो जाता है। बाकी तो अपने आप से बना के आप लिख लोगे, बहुत लॉजिकल है। जिसके साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मुक्त व्यापार में वस्तुओं के व्यापार की बात आती है, कॉम्प्रिहेंसिव में निवेश भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, तो बड़ा दायरा हो जाता है। तो हमारा सीपा किसके साथ है? जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, आसियान के साथ है। आसियान मतलब है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग संगठन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इंडोनेशिया, मलेशिया सारे देश हैं।
दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पे सीपा का समझौता है, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। हम ये नहीं करें इकोनॉमिक पार्टनरशिप का महत्व कम होता तो है बच्चों, लेकिन अगर जिसके साथ रक्षा के झगड़े हैं, जिसके साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, केवल इकोनॉमिक रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमिक रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन आज की दुनिया में इकोनॉमिक रिलेशन भी एक बड़ा आधार है। तो दोस्तों, जहाँ अब सवाल ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, अब हो सकता है ईरान के साथ हम थोड़ा मामला बदल दें, चूंकि भी मामला अदरवाइज हमें तेल गैस तो लेना ही पड़ेगा। और जरा सोच के देख लो, आज के डेट में इंडिया, चाइना ये दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में है। तो सऊदी अरेबिया, यूएई हमारे बाजार तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बाकी किसको तेल देंगे बच्चों ये। और ये भी याद रखना, आजकल तो ईवी का प्रयोग चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाली दुनिया में सऊदी अरेबिया जैसे देशों को प्रॉब्लम यह है, आने वाली दुनिया में अगर ईवी का प्रयोग ही चलता चला गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही प्रयोग चलता चला गया, भाई तेल गैस का क्या होगा? फिर तेल गैस का प्रयोग कौन करेगा? इसलिए कहा जाता है कि हर देश अपने फायदे के हिसाब से है। इसलिए यूएई बार बार भारत आ जा रहे हैं, यूएई कह रहे हैं मोदी जी, अरे तेल जितना लेना हो ले लो। आजकल रसिया पूछ रहा है तेल ज़्यादा ले लो। अब सवाल है, और नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं कि हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे जीरो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस हो। हम तेल गैस लेना ही नहीं चाहते। जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर पश्चिम एशिया, सऊदी अरेबिया ये सब अगर तेल गैस न बेचे तो यहाँ पे तो ऊँट दौड़ने लगेंगे पूरा। इसीलिए, और रसिया की बड़ी इकोनॉमी तेल पे निर्भर है। इसलिए आज भारत क्या है? तेल का सबसे बड़ा बाजार, चाइना के बाद। भारत क्या है? डिफेंस का सबसे बड़ा बाजार। जरा सोच के देखो दोस्तों, इसीलिए हमारे साथ दोस्ती करने के लिए हर आदमी आ रहा है। अरे दोस्तों, अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी से बताओगे तैयारी करेगा, चलो भाई बैठो बैठो। तैयारी करने का मतलब ऐसे ही तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे उस दिन आप अमेरिका बन जाओगे। अभी दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में आपकी स्थिति कैसी है? भूटान, रवांडा, बुरुंडी जैसी। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, मूल मामला पावर का है। इसे बच्चों मेहनत से पढ़ो, अपना स्टेटस ठीक करो, नहीं तो भूटान तरह ही रह जाओगे। और बनना क्या है? हमें अमेरिका बनना है। इसलिए बच्चों, जितने पावरफुल लोग हैं उनके साथ पूरी दुनिया आना चाहती है। अभी अब देखो, मोदी जी चलते हैं तो पूरी दुनिया की बिरादरी चल रही है। यही बात है, ये पावर की बात है। अब दुनिया में पावर के संघर्ष तो रहते ही हैं, ये बात सच है। तो ये आधार हमारे पास हो गया, सैन्य हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और स्टडी का मैं बताया था। अब तीसरा बता दूं, पॉलिटिकल। यानी संबंध कैसे बनते हैं? सामरिक हितों के आधार पे, आर्थिक हितों के आधार पे। अब जरा सोच के देख लो, जिसके साथ कोई व्यापार ही ना हो तो क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट बनेगा भाई? संबंध क्या बनाएंगे? कहीं कहीं कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, कम ज्यादा हो बात अलग है, तो आधार तो यही सारे चलते हैं। अब इसके लिए अतीत देखने की क्या जरूरत है कि 71 में क्या था तो 91 में क्या था? वर्तमान जो है वो चल रहा है, पर्याप्त है। दूसरी बात बच्चों देखोगे, अब अगला है पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध। संबंधों का अगला आधार क्या है? पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन से अब बड़ा ध्यान से देखने की बच्चों की जरूरत है। हर शब्द के मायने अलग अलग होते हैं। डिफेंस रिलेशन अलग है, स्ट्रेटजिक अलग है। यदि कई बार मेल जोल हो जाता है, लेकिन तब भी ये विषय वस्तु, अगर ये बात आपने पूरा आई आर तो फिर इसी का विस्तार है। तो मेन तो यही संबंध है बच्चों, किस किस लेवल पे संबंध है, गहरे हैं, छिछले हैं। जब पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं तो आप देखो, जैसे कोई भी देश जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करेगा, उसके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होंगे। दूसरा, कोई भी देश जो भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करेगा। अभी आप देख रहे हो, एस जयशंकर एक डेमोक्रेसी की मीटिंग में थे। इफ एनी नेशन प्रेजिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन, भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन, इंडियन सपोर्ट ऑफ इंडियाज क्लेम ऑफ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन, इंडियन सपोर्ट ओवर द परमानेंट इंडियन सपोर्ट परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन यहां भी किया जाएगा। तो ये भी आप जरा परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यहां भी हम समर्थन कर देंगे। अगर जो भी हमारा यहाँ समर्थन करेगा उसके साथ हमारी दोस्ती होगी। और इसलिए जरा सोच के देखो दोस्तों, मोदी जी गए थे इसराइल, इसराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे दोस्त, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा था। जरा सोच के देखो, इसराइल के पीएम ने यह भाषण भारत के लिए हिंदी में याद किया था। और कभी जरा सोच के देखो, जब इंडिया और अमेरिका आपस में बैठते हैं तो हमेशा इंडिया यही कहता है, क्योंकि दोस्तों इंडिया हमेशा अमेरिका के साथ जब भी हम बैठते हैं तो यही हमारा पहला सेंटेंस ये होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यूएस इज ओल्डेस्ट, एंड दिस रिलेशन इज ऑफ रिलेशन बिटवीन टू डेमोक्रेसीज, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कल एस जयशंकर भी बात कह रहे थे। जरा सोच के देखो दोस्तों, 96 करोड़ लोग भारत में वोटर है, जरा सोच के देख लो। और कई बार तो ऐसे ऐसे लोग कहते थे फिनलैंड, अरे फिनलैंड ठीक होता है, हो सकता है मोस्ट हैप्पीनेस हो, अरे जितने फिनलैंड में लोग सड़कों पे चलते हैं उतने तो हमारे यहाँ थाने में लोग गायब की रिपोर्ट लिखाते हैं। हमारा सब किसी मुकाबला है बच्चों। अब फिनलैंड की आबादी 5 करोड़, अरे हमारे यहाँ 5 करोड़ लोग हैप्पी हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अरे मेरे बच्चों, 140 करोड़ लोग अगर हैप्पी हो जाए तब क्या बात है। और अरे इंडिया इतना बड़ा है कि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया दोस्तों, गर्व की बात है। अरे किसी में तो पीछे छोड़ रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, जब कुछ और बढ़ाने को नहीं मिलेगा तो हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, और जनसंख्या नहीं है मेरे बच्चों, ये भारत का मानव संसाधन है। सच मानो, इसी जनसंख्या का अगर सरकार मुझसे पूछे कि क्या जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, मैं कहूँगा बिल्कुल रोकने की आवश्यकता नहीं है। और इसी जनसंख्या के बूते पर आने वाले इस दिनों में ऑस्ट्रेलिया हमारा होगा, अमेरिका हमारा होगा, न्यूजीलैंड पर हमारा होगा, पूरा दुनिया में इंग्लैंड में 10 लाख भारतीय पहले से है, और इंग्लैंड के लोगों का चुन चुन कर बदला लेंगे बच्चों। बताओ क्या जरूरत है। ये हमारी ताकत है। सच मानो, जनसंख्या ताकत है, कमाल की बात है यार। इतना ह्यूमन रिसोर्स पूरे इंडिया में और दिल्ली में तो ऐसा हाल हो गया, जितने बच्चे दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं, एक पत्थर उठा के बच्चों मार दो तुम तो हर तीसरे इंजीनियर पे जाके पत्थर लगेगा। देश के आधे इंजीनियर दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जापान ने कहा था कि भाई मैं कुछ इंजीनियर चाहिए। हमने कहा बताओ संख्या, बताओ कितना लोगे। उसने कहा अरे संख्या क्या चाहिए, मतलब 1000 दे दो। हमने कहा लाख वगैरह मांगता तो 1000 जब कहो तब दे दे। चाइना में ओलंपिक खेल हो रहा था, इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग हमारे यहाँ से गए थे। कमाल की बात है बच्चों, इतने बड़े देश में लोकतंत्र होना ये असंभव जैसी चीज है। दुनिया अब इसीलिए हमें अब डेमोक्रेसी का मानदंड, ये लोग क्या बनाएंगे डेमोक्रेसी का मानदंड। इतना बड़ा चुनाव कोई करके दिखा दे, कमाल की बात है यार। और इसीलिए अब देखो, सुरक्षा परिषद कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो परमानेंट बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, दुनिया की पंचायत है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, जहाँ दुनिया के देश मिलते हैं आपस में पंचायत करते हैं, किस बात के लिए, शांति के लिए, सहयोग के लिए। उसी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सुरक्षा परिषद। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक घर है तो सुरक्षा परिषद उसका ड्राइंग रूम है। तो सुरक्षा परिषद का महत्व बड़ा है क्योंकि दुनिया में शांति की स्थापना करती है, और शांति की स्थापना करती है। भारत उसका मेंबर नहीं है, बताओ कैसे शांति की स्थापना होगी। अरे मेरे बच्चों, शांति की स्थापना के लिए सैनिक भी तो भारत देता है। अब सैनिक किसका लोगे आप।
अब जरा सोच के देखो, रसिया में लड़ने हमारे सैनिक चले, हमारे हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि पता चला कहीं म्यांमार में, कई बार तो इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, म्यांमार में कुछ लोगों, कुछ इंडियन को पकड़ लिया गया। वो गए थे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, म्यांमार के कुछ लोगों ने पकड़ के उनको वहां से साइबर हैकिंग करनी शुरू कर दी। अब बेचारे फंस गए। और आपने देखा होगा, जब यूक्रेन और रसिया क्राइसिस आया तो हमारे कितने छात्र यूक्रेन में थे। इसका मतलब है मेरे बच्चों, भारत इतना बड़ा है, इस बड़े देश में लोकतांत्रिक होना तो गर्व की बात है। लेकिन आप फिर पूछोगे, सर आपने कल कहा था ये सब लोकतंत्र से ये सब संबंध नहीं बनता, ये सब दिखावटी बात है। तो देखो, जब तक सामरिक मामला नहीं होगा, रक्षा का मामला नहीं होगा, केवल डेमोक्रेसी की बात नहीं बनेगी तो सच है। क्योंकि बाकी भी लेवल हमें देखना है, लेकिन डेमोक्रेसी का बड़ा लेवल है बच्चों, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में कोई हमारे डेमोक्रेसी की तारीफ करे, जरा सोच के देखो, चाइना से पूछो। चाइना से कहा गया कि भाई भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ बताओ। चाइना ने कहा बिल्कुल सड़ियल लोकतंत्र है। हमने कहा बावरापन बंद करो, तुम्हारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं और हमें क्या बता रहे हो, सड़ियल है। यानी अब सवाल है कि अपने तो कर नहीं पाए और हमें हमें इसलिए वो पाकिस्तान से एक और पूछा गया, भारत के लोकतंत्र के बारे में बताओ। पाकिस्तान ने कहा ये देखो, भारत में लोकतंत्र कब स्थापित हो गया। अरे हमने कहा चिंटू भाई क्या बात करते हो यार तुम। तो दोस्तों, इसलिए अब हमारे इनके साथ क्या संबंध होगा भाई, हमारे इनके साथ क्या संबंध होगा जो हमारे लोकतंत्र को ही मानने को तैयार नहीं है। ये तो बावरापन ही है बच्चों। इससे क्या होता है कि कई बार रेगिस्तान में आंधी चलती है तो शुतुरमुर्ग क्या करता है, अपना सर क्या होता है बालू में धंसा लेता है, और शुतुरमुर्ग कहता है कोई आंधी नहीं है। अरे भाई, चुनाव इतना बड़ा हो रहा है, इसलिए बच्चों सुरक्षा परिषद के लोकतंत्र की तारीफ, कश्मीर का मुद्दा, भारत का आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन, आतंकवाद पर समर्थन, इंडिया सपोर्ट ओवर इशू ऑफ टेररिज्म। और आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे WTO हो चाहे कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन। इंडिया सपोर्ट ओवर इंटरनेशनल फोरम्स, इंडिया सपोर्ट ओवर इंटरनेशनल फोरम्स। तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, यानी कहीं भी WTO में। और एक बात खास, पाकिस्तान को ही देख लो, पाकिस्तान की शुरुआत ही भारत आलोचना से होती है। इमरान खान गए थे, जब प्रधानमंत्री थे, 1 घंटे के भाषण में 52 बार भारत का नाम लिया। जरा सोच के देखो। अब पाकिस्तान की अपनी बीमारी है कि पाकिस्तान के साथ क्या दोस्ती होगी। और बच्चों सोचो, मालदीव में एक सम्मेलन था पर्यावरण की रक्षा का, मालदीव में एक सम्मेलन था पर्यावरण की रक्षा का, और पाकिस्तान वहां गया और पाकिस्तान ने कहा हमें पता है पर्यावरण का संतुलन कैसे हो रहा है। लोगों ने कहा भाई बताओ कैसे हो रहा है। उन्हें कश्मीर के कारण है, पर्यावरण की समस्या कश्मीर के कारण उत्पन्न हो रही है। ये पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे पास ऐसा है। पाकिस्तान ने पूछा बताओ भाई कैसे ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा बताओ कश्मीर में युद्ध हो रहा है, सेना लगी हुई है, बर्फ तेजी से पिघल रही है। आप समझ लो, पाकिस्तान का बस चले, दुनिया की हर समस्या का प्रॉब्लम किसको बता दे, कश्मीर का। अभी फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे थे तो पाकिस्तान ने क्या कह दिया, अभी कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन में मारी गई एक झूठ लड़की की झूठी तस्वीर पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाती। बाद में हमारे अधिकारी ने पाकिस्तान की पोल खोली। तो बच्चों, यही संबंध के आधार है। इसलिए देखो, राजनीतिक संबंध का ही मायने होता है, पॉलिटिकल रिलेशन के मायने होते हैं। और सच मानो, जिनके साथ हमारे सामरिक सुरक्षा के संबंध आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन तो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चों, आज तो लोकतंत्र हमारे बड़े काम का है। दुनिया में बड़े सारे देश हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, उसके पीछे एक जरूरी बात है कि भारत की आर्थिक ताकत भी बढ़ रही है, सैनिक ताकत बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, जो भारत 47 का भारत था वो बच्चा था, वो भी चलना सीख रहा था। अब तो भारत ग्रेट खाली के रूप में उभर रहा है। अब ग्रेट खाली हो गया है, स्वाभाविक रूप में चीजें तो बदली है।
इसलिए ये है पॉलिटिकल डायमेंशन। तो हमने कितने डायमेंशन देख लिए राष्ट्रीय हित के? सामरिक, सुरक्षा के, आर्थिक, पॉलिटिकल। और इसीलिए बच्चों देखो, इसे कहा जाता है कि अगर आर्थिक हित मिल रहे हैं, सामरिक और पॉलिटिकल हित नहीं मिल रहे तो मामला गड़बड़ होता है। और अगर सारे हित मिल रहे हैं फिर तो वो मेरे दोस्तों, फिर तो संबंध कैसा होगा? दिल चाहता है तो संबंध फिर जमजमा के चलेगा, झमाझम चलेगा। इसलिए अब जरा सोच के देखो, आप कहोगे सर किसी के साथ हर किस्म का रिलेशन हो जाए, सामरिक भी हो जाए, आर्थिक भी हो जाए, राजनीतिक, पर तो पूछो ही मत, फिर तो दोस्ती जय वीरू जैसी होगी, फिर तो पूछो ही मत, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसी दोस्ती होगी फिर तो। लेकिन अंतिम बात यही बता दें, संबंधों में अंतिम संबंध है सांस्कृतिक, कल्चरल। ये भी राष्ट्रीय हितों का एक आधार होता है, कल्चरल, सांस्कृतिक संबंध। अब बच्चों देखो, सांस्कृतिक संबंध का बड़ा महत्व होता है। अब सांस्कृतिक का मतलब बच्चों देखो, याद रखो, एक तो होता है कि संबंध हो जाए दिल्ली और बीजिंग के बीच में, दिल्ली कैपिटल, बीजिंग कैपिटल। दिल्ली और बीजिंग के बीच का रिलेशन क्या है? राजनीतिक। एक है शंघाई मुंबई, आर्थिक। और एक कल्चरल, वाराणसी और क्योटो। देखो बच्चों, कल्चर लोगों की होती है, इसे कल्चरल संबंधों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि याद रखना, राज्य सरकार के संबंध कई बार, राज्य सरकार के कई संबंध कई बार बदल सकते हैं, लोगों के बीच के संबंध नहीं बदलते। जरा सोच के देखो, जैसे नेपाल, ये नेपाल तो हमारा मामा है। हमारे नेपाल के संबंध इस सरकार पे आधारित नहीं है। कितनी बार मैंने क्लास में देखा हुआ है, कितनी बार बच्चे क्लास में आते हैं जिन कहते हैं हमारा ननिहाल नेपाल में है। गोरखपुर रहने वाले बच्चे, इधर बिहार के चंपारण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के सारे ननिहाल, मधुबनी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के ननिहाल तो नेपाल में है। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, अब नेपाल में प्रचंड आ जाए, खंड खंड आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत और नेपाल के बीच के दिल का रिश्ता है, मामा भांजे का रिलेशन है। और मामा भांजे में टकराहट कैसे हो जाएगी बच्चों? बड़ी ध्यान देने की बात है। कुछ देशों के साथ हमारे कल्चरल रिलेशन बहुत मिलते हैं, लेकिन कई बार उल्टा भी मामला हो जाता है। मेरे बच्चों, भारत पाकिस्तान के बीच में कल्चरल रिलेशन बहुत मिलता है। कभी फिल्म देखना, हैप्पी भाग जाएगी, तो हैप्पी को ढूंढते ढूंढते जब लोग पाकिस्तान गए, उन्होंने जाके देखा अपना, तो माय गॉड, ये तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे इंडिया है। तो सच में तो पाकिस्तान का कल्चर इंडिया से मिलता है, खान पान, रहन सहन, कपड़े। लेकिन कई बार पॉलिटिकल तनातनी बहुत है, कई बार उल्टा भी हो सकता है। भाई, भारत पाकिस्तान के बीच में वैवाहिक संबंध है, भारत श्रीलंका के बीच में लोगों के संबंध है, सरकारें उसको थोड़ी बदल सकती है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना बच्चों, कल्चरल रिलेशन का मतलब होता है जो संबंध लोगों के बीच हो, सरकारों के बीच नहीं। द रिलेशन विच एग्जिस्ट अमोंग द पीपल। जो रिलेशन लोगों के बीच में होता है, वे सरकार तो लोगों से है बच्चों, समाज से सरकार है, सरकार समाज नहीं है। अब लोग का मतलब हम आप। इसलिए आप देखोगे सांस्कृतिक संबंध कैसे होंगे, स्वाभाविक तौर पर लोगों के बीच के रिलेशन होते हैं। और जब लोगों का नजरिया अच्छा हो जाए, सरकार का नजरिया अपने आप बदल जाएगा। कभी ध्यान से आपने देखा होगा, अगर भारतीयों से पूछो कि पाकिस्तान के बारे में आपकी राय क्या है, तो वो नकारात्मक ही बताता है। जरूरी को पाकिस्तान गया हो, और न पाकिस्तान गया, न पाकिस्तानी से मिला, लेकिन सुनी सुनाई बातें ऐसी आ गई कि अरे पाकिस्तान ऐसे ही बेकार है। लेकिन यही हाल चाइना का है। लेकिन जब आपसे कोई ये पूछता है जापान कैसा है, तो जापान के बारे में हमारे पॉजिटिव अप्रोच आते हैं। अब संयोग की बात है, जापान तो हम गए नहीं कभी। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि समाज ने, कल्चर ने, इतिहास ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनके माध्यम से हमारा अप्रोच इनके प्रति बड़ा पॉजिटिव हो गया। इसलिए बच्चे याद रखना, जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं वो लोगों के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं भाई? देखो, इसमें देश के त्योहारों का आयोजन होता है, एक दूसरे देशों में त्योहारों का आयोजन होता है, योग का आयोजन होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल्स। तो जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध होंगे, तो देखो अभी दक्षिण कोरिया के दूतावास में होली मनाई जा रही थी। इसका मतलब है कि
और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया की महारानी गई थी अयोध्या से। अब जरा सोचो, हमारे सांस्कृतिक संबंध ऐसे हैं। दक्षिण कोरिया के महारानी अयोध्या से गई थी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखोगे अध्ययन केंद्रों की स्थापना, एक दूसरे देशों में अध्ययन केंद्रों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ स्टडी सेंटर्स, एक दूसरे देशों में अध्ययन केंद्रों की स्थापना, और योग कार्यक्रम का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग योगा, ये सब क्या है? सांस्कृतिक संबंध है। इसी तरह सोच के देखो, हमारे जो कलाकार होते हैं, भरतपुड़ी, कुचिपुड़ी, वो कमेंट आप ऑन कर दो। जो हमारे कलाकार होते हैं वो कुचिपुड़ी, कथकली, ये भरतनाट्यम में पूरी दुनिया देख कर आते हैं। इसे बच्चों अगर सांस्कृतिक संबंध है तो स्वाभाविक रूप में हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। और बिल्कुल इंडोनेशिया जैसा देश, जहाँ पे अब देखो, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, इंडोनेशिया कलाकारों को बुलाया जा रहा था। कल्चर रिलेशन, इसलिए बच्चे ये है संबंधों के तमाम आधार। और अगर हमारे संबंध, अगर हमारे स्वाभाविक रूप में अगर हमारे किसी भी देश के साथ हर संबंध अच्छा होगा तो आप समझ लो संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब 2-3 आयाम होंगे तो संबंध थोड़े कम होंगे। इसे संबंध क्या होते हैं, कई बार ये प्रभावी हो जाते हैं। और सच मानो, यही तो इंडिया का सॉफ्ट पावर है बच्चों। एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर किससे आता है? बंदूक से, सेना से, सैनिक बल से। और सॉफ्ट पावर क्या होता है? विचारों से। इसलिए मेरे बच्चों, सॉफ्ट पावर कैसे आता है? एक माता जी पार्क में बैठी हुई थी, ऐसे से नाखून रगड़ रही थी। मैंने कहा माते, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा इससे हमारे बाल काले हो जाएंगे। मैंने कहा माता जी किसने बताया ये? कहा बाबा ने। मैं कहा बाबा मीन्स रामदेव। देखिए सॉफ्ट पावर है। अरे मेरे बच्चों, बाबा ने क्या किया? पहले कहा सांस लो और सांस छोड़ो। उसके बाद कहा पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ। बाबा ने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया सॉफ्ट पावर से। तो सॉफ्ट पावर का मतलब बच्चों, पहले लोगों के दिल पर नियंत्रण रखो, विचारों पर नियंत्रण रखो। जब लोगों के विचारों पर, इवन यू मस्ट कंट्रोल ओवर द माइंड ऑफ द पीपल, आइडियाज ऑफ पीपल, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ मेरे बच्चों। इसलिए जरा सोच के देख लो, भारत के पास वो आइडिया है डेमोक्रेसी का, भारत के पास आइडिया है योगा का, भारत के पास आइडिया क्या है? एक ऐसे सॉफ्ट पावर का जो दुनिया में वॉर नहीं चाहता बच्चों। हमने प्यार मोहब्बत की बातें भेजी है, लड़ाइयों की बात थोड़ी करते। हमने इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों होले होले करके जीत लिया, प्रेम से अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों को मारा पीटा नहीं कभी। हमने कहा भैया यार, तुम भी ईश्वर के संतान, हम भी ईश्वर के संतान, ये बिला वजह शोषण क्यों करते हो यार? उनका शोषण नहीं करते। तो हमें कहा चले जाओ यहाँ से प्रेम से। तो गांधी बाबा ने कहा, वो निकल गए। दोस्तों ये आधार है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने के। तो बच्चे, ये आधार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने के हैं। इसलिए अब हमारा जिनके साथ मिलेगा, स्वाभाविक रूप में उनके साथ संबंध अच्छे होंगे, और जिनके साथ संबंध थोड़े, अब देखो फॉरेन पॉलिसी में क्या है, जिनके साथ खराब संबंध है, देखो फॉरेन पॉलिसी का टारगेट क्या होता है? जो दुश्मन है उनको तटस्थ कर देना, जो तटस्थ हैं उनको दोस्त बना लेना। इसका मतलब है एनिमी को कैसे चेंज कर लिया जाए? न्यूट्रलिटी। और जो न्यूट्रल्स को कैसे चेंज कर लिया जाए? फ्रेंड में। दैट इज एन आर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसे बच्चों, फॉरेन पॉलिसी में हम कभी घबराते नहीं कभी। अच्छा, अब जरा सवाल देख ले तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित विचारधारा क्या है? अरे मेरे बच्चों, अरे विचारधारा वही उदारवाद, समाजवादी ही सब विचारधारा है। किसी ने पूछा है अगर एक दूसरे देश जाना है तो बीच में कोई देश हो संबंध ठीक नहीं, कैसे क्रॉस करें? अरे अभिषेक चिंता मत करो, हवाई जहाज चले जाना। हवाई जहाज से जाने में दूसरा देश नहीं रोकेगा। अरे भाई मुझे यूएई जाना है, तो ऐसा थोड़ी पाकिस्तान कहेगा कि मेरे ऊपर से। अब किसी बच्चे ने कहा सीमा। अरे मेरे बच्चों, सीमा ने तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कमाल कर दिया। सीमा ने सीमा पार कर दिया। और आज की भूमंडलीकरण की दुनिया क्या है? जहाँ सीमा पार संबंध है।
तो सीमा ने तो बड़े अच्छे काम किए। अब ये बेसिक बात हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कल से कैसे देखेंगे कि भारतीय विजन का विकास कैसे हुआ, या कुछ और एक दो शब्द और देख लेंगे, यथार्थवाद, आदर्शवाद, कुछ और भी एक दो शब्द देख लेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश का विकास कैसे हुआ। लेकिन इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ये बेसिक शब्द है जो बार बार यूज होंगे। और किसी बच्चे ने क्या पूछा है मेरे बच्चों? किसी सीपा, अरे मेरे बच्चों को सीपा का मतलब है ऐसा समझौता जो मुक्त व्यापार से बड़ा है, जो वस्तुओं के अलावा ट्रेड, एग्रीकल्चर सबकी बात करता है, निवेश सबकी बात करता है, इसलिए इसको सीपा के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी बच्चे ने पूछा सामरिक हित एक बार और अरे मेरे बच्चे, सामरिक हित का सीधा मतलब है जो सुरक्षा के हित हो, सामरिक हित है। जहां सुरक्षा का संबंध होगा वो सामरिक हित होगा। इसलिए आतंकवाद पे अरे मेरे बच्चों देखो, जो आतंकवाद के मतलब आतंकवाद, हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ, जिस देश ने हमारा समर्थन किया वो हमारा दोस्त है। और जो आतंकवाद के मामले को चाइना, हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं और चाइना कहता है भारत आतंकवाद के खिलाफ बिला वजह मुद्दा लेकर आता है, तो फिर यहाँ चाइना कैसे हमारा सपोर्टर होगा? अच्छा, किसी ने कहा हथियारों का ज्वाइंट प्रोडक्शन, अरे हाथी मिलजुल के, रसिया टेक्नोलॉजी देगा, हम पैसा लगा देंगे और मिलजुल के बना लेंगे। मिलजुल के क्या बना लेंगे? वेपन्स। इंटर के क्या बच्चे ने पूछा? क्या इंडिया ब्रिटेन का संबंध कैसा? अरे मेरे बच्चों, अभी अभी एक एक संबंध पे आ जाएंगे, अभी तो हम बेसिक बात बता रहे, चिंता मत करो। और ये भी चिंता करना, किसी बच्चे ने पूछा फाइटर पेंट गलती से भी दूसरे देश में चला जाए तो सीधा रॉकेट मार के नीचे कर देगा उसको। अगर कोई दोस्त है, दोस्त का देश है, तब तो ठीक है, और अगर कोई अलग देश है फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यूएस इंडिया से अभ्यास करता है, अरे मेरे बच्चों ये सब यूएस इंडिया बता देंगे। और ये भी याद रखना, जैसे आप जब किसी के साथ संबंध बनाते हो तो सबके साथ संबंध तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने का ये मतलब नहीं कि दुनिया में 130 देशों के साथ संबंध पढ़ना, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कुल मिला के हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 20-25 देश, उन्हीं के संबंध पढ़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर 150 देशों के संबंध पढ़ने का प्रयास करोगे ना, उसके साथ हमारा उतना अच्छा संबंध है। आप आपके भी मेरे दोस्त तो 10 ही 5 होते हैं ना, वैसे भारत के साथ भी पढ़ेंगे। संबंधों का महत्व कैसे होता है? अरे मेरे बच्चों, आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही महत्व है सब। कहीं भी जा रहे हो, अब देख रहे हो कि ऐसे संघ कहीं जा रहे हैं, विदेश नीति से लेके, आर्थिक नीति से लेके, पर्यावरण की नीति से। किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा नोट्स मिल जाएगा बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल गिव यू नोट्स इन इंग्लिश टू। किसी बच्चे ने पूछा सिलेबस, अरे मेरे बच्चे पहले पढ़ लो, उसके बाद सिलेबस अपने आप जाके मैच कर लेना। तो सिलेबस में तो 2 ही लाइन लिखा गया है, सिलेबस में बातें स्पष्ट नहीं होती, पहले पढ़ा दूंगा तब सिलेबस देख लेना जाके। अभी अब सिलेबस में पहले पहले बताऊंगा तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप पहले संबंध तो सीख लो मेरे बच्चों। किसी ने पूछा इंटरनेशनल फोरम, अरे मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल फोरम का मतलब है जहाँ 10-5 देश मिलते हैं, 50 देश मिलते हैं और मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 5 फ्रेंड कुछ ज्यादा अरे मेरे बच्चों देखो, अगर बड़े आदमी बनना है थोड़ा फ्रेंड 5-10 तो रखना ही पड़ेगा, एक दो से कैसे काम चलेगा यार? तो देखो, नेपाल भूटान हो गए तब तो एक दो से भी काम चल जाएगा, अगर अमेरिका रहोगे फिर संबंध थोड़ा 10-20 रखना पड़ेगा। इसलिए किसी बच्चे ने केवल सॉफ्ट पावर, नहीं नहीं बच्चों, एक बात याद रखना, केवल सॉफ्ट पावर भी काम नहीं करती है, बिना हार्ड पावर के सॉफ्ट पावर कैसे काम करेगी? अरे विचारों के साथ बंदूक भी रखना पड़ता है, कल मैं बताऊंगा, कल 2-4 शब्द और बता दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा फॉरेन पॉलिसी काट दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या फर्क है? ये अरे अभी सब आगे बता दें, अभी बेसिक बात पढ़ो, उधर उधर मत जाओ। भी भाई कश्मीर का मुद्दा क्या है, कश्मीर का मुद्दा क्या आगे चल के आपको बता देंगे। तो
तो अभी तो हम एक परिचय दे रहे हैं बच्चों, अभी विषय वस्तु पे हम नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट। फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट कल होगा। बंद कर दें।